आज हम लेकर आए हैं यूरोप में राष्ट्रवाद का पार्ट 2। ठीक है, ध्यान दीजिए आप लोग। सबसे पहले हम पिछली बार बताए थे राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, आज इसका एक शाब्दिक परिभाषा सीखिए। राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। फिर से, राष्ट्रवाद एक ऐसी भावना है जो किसी भौगोलिक, सांस्कृतिक या सामाजिक परिवेश में रहने वाले लोगों के बीच एकता का वाहक बनती है। बंद करो लिखना। ठीक है, अर्थात अपने देश के प्रति विकास की भावना को ही राष्ट्रवाद कहते हैं। अपने देश के प्रति विकास की भावना को ही हम क्या कहते हैं? राष्ट्रवाद कहते हैं। देखिए, राष्ट्रवाद का विकास सबसे पहले कहा हुआ था यूरोप में। कब? 19वीं शताब्दी में। कौन सी शताब्दी में? 19वीं शताब्दी। याद रखना, ये क्वेश्चन बनता है। राष्ट्रवाद की शुरुआत कहाँ हुई थी? यूरोप में। कब? 19वीं शताब्दी में। आज हम तुम लोग को बताएंगे कि आखिर क्यों हुआ राष्ट्रवाद का शुरुआत, सबसे पहले किसने करवाया, क्या कारण था कि राष्ट्रवाद का उदय करना पड़ा। कुछ तो कारण होगा तब ना राष्ट्रवाद हुआ। पहले लोग मतलब राजतंत्र था, तो फिर राष्ट्रतंत्र कैसे बना, तो इस बारे में आज बताएंगे। तुम लोग ध्यान से समझो। देखो, जिस व्यक्ति में अपने देश के प्रति लगाव तथा विकास की भावना पनपती है, उस व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रवादी। जिस व्यक्ति में देश के प्रति लगाव तथा विकास की भावना उत्पन्न होती है, ठीक है, उस व्यक्ति को हम राष्ट्रवादी व्यक्ति कहते हैं। अब देखो, राष्ट्रवाद की शुरुआत कब और कैसे हुई, ध्यान दो। ये कहानी है सन 1789 ईस्वी की। सन 1789 ईस्वी की। तब ये सबसे पहले राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी फ्रांस में। कहाँ? फ्रांस में। उस समय फ्रांस के राजा थे लुई 16वां। क्या नाम था? लुई 16वां। बहुत ही एकदम बेकार इंसान था ये, एकदम घटिया किस्म के इंसान था। एकदम क्या ना, इंसान के नाम पे कलंकित था ये। इतना घटिया इंसान था लुई 16वां। ये ब्रूवो राजवंश के थे। किसके वंश के थे? ब्रूवो राजवंश। ठीक है, ये किस राजवंश के थे? ब्रूवो राजवंश। अब थोड़ा सा जान लो ब्रूवो राजवंश क्या होता है। जैसे आप लोग जानते होंगे कि रामायण में भगवान श्री राम, ठीक है, किस राजवंश के थे? रघुकुल वंश के थे। नहीं बोलता रघुकुल रीत सदा चली आई, ठीक है, तो रघुकुल वंश के थे। ठीक इसी तरह से ये किस वंश के थे? ब्रूवो वंश के थे। किस वंश के? ब्रूवो वंश के। अब ध्यान दो, आखिर लुई 16वां इतना डिहंडल था कैसे, और यहाँ की जनता को आखिर इसको क्यों हटवाना पड़ा, इससे क्या परेशानी थी। लुई 16वां जो था, ये अपने रहने वाले देश की जनता पर बहुत अत्याचार कर रहा था। बहुत अत्याचार, इतना अत्याचार कि इसका शब्दों में वर्णन करना दुर्लभ है। ठीक है, सबसे पहले ये क्या करता था लुई 16वां, ठीक है, कि अब देखिए हम भारत को लेते हैं। ठीक है, तो भारत में अभी कितने राज्य हैं? भारत में अभी कितने राज्य हैं? 28। ठीक है, अब 28 राज्य के 28 राज्य में, ठीक है, देखो, ये पूरे भारत का मालिक अभी कौन है? पीएम यानी प्राइम मिनिस्टर। लेकिन राज्य अलग अलग है ना। 28 राज्य में चीफ मिनिस्टर बैठे हुए हैं, सीएम, है ना। अब इस सब का मालिक कहाँ है? पीएम, है ना। ठीक इसी तरह से फ्रांस में भी बहुत सारे छोटे छोटे जगह थे, सबका अलग अलग मालिक था। आज सबका बाप कौन बना हुआ था? लुई 16वां। ये जो कहता था वही सब करता था। ठीक है, हमारे देश में एक लिमिट है कि हमारे देश में झंडा बस ये रहेगा, तिरंगा झंडा। लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ जितने भी इस तरह के राज्य बने हुए थे उस सब का झंडा अलग अलग। ऐसा क्यों करवाया था लुई 16वां, जानते हो? ताकि एक दूसरे में एकता ना बन सके, अपने में लड़ित रहे। ठीक है,
अपने में। अब मान लो कि दूसरे राज्य का झंडा दूसरे राज्य वाला देखा, अब दोनों लड़ गए आपस में, तो इससे फायदा किसको होता था? लुईस ओलामा को, कि जब तक एकता नहीं बनेगा तब तक कैसे हमने विरोध करेगा। कोई भी किसी का विरोध करेगा तो एकजुट होकर ही विरोध करेगा, अकेले जाएगा लड़ाई करने से संभव है? नहीं है। तो ये इसलिए अब लुईस ओलामा क्या किया कि सब जगह पर नियम लागू कर दिया। सबका मालिक था ये, नियम उठता था सुबह, अब नियम लागू करता था निकल के बाहर का समानती सामती व्यवस्था। सामती व्यवस्था क्या था? सामती व्यवस्था का मतलब होता था कि मान लो हमारा जमीन है, ठीक है, हमारा जमीन 10 बीघा है, ठीक ना, 10 बीघा जमीन है, लेकिन हम हैं तो किसान, हैं तो किसान, किसान को गरीब माना जाता है, ठीक है, किसान को। अब ये क्या करता था कि किसान के 10 बीघा जमीन को, ठीक है, किसी सेठ को दे देता था, सेठ के हाथ में देता था। किसके हाथ में? सेठ के हाथ में देता था। अब कहता था ना इस सेठ को कि अब जमीन का मालिक तू, वाह वाह, जमीन है मेरा, अब मालिक किसी और को बना दिया है। और इतना ही नहीं, अब इस सेठ क्या करता था कि इसको मन में आता था ना, तो खेती तो हमारा से करवाता था, काम हम करेंगे, उपज हम करेंगे, सब काम हम करेंगे खेत में, खाली मालिक ही बन गया, ठीक है। अब मान लो कि 10 बीघा जमीन है तो 50 किलो धान उपजा, ठीक है, 50 केजी धान उपजा, ठीक ना। तो अगर सेठ के मन में आएगा ना तो 50 केजी में 2-4 केजी हमरा खाना देगा, तो सब के सब रख लेगा। ये कौन नियम लगा कर दिया था? लुईस ओलामा, ठीक है। लुईस ओलामा आके कह दिया कि देखो ये तुम्हारी जमीन है, तुम इसको सब, इसका मालिक ऋषभ बन गया, ठीक है। अब वो बन गया तो एक का जमीन है, सब काम ही करेगा, लेकिन उठाएगा कौन? ऋषभ। एक का मन में आएगा तो एक देगा तो कहेगा हट चल जो। ये नियम लागू कर दिया था। लोग बहुत परेशान थे इससे, बहुत परेशान। इतना ही नहीं, वहां पर शिक्षा व्यवस्था एकदम खत्म। जानता था कि जब पढ़ लिख लेगा ना आदमी तो उसके पास दिमाग आ जाएगा, और दिमाग आ जाएगा ना तो फिर क्या करेगा कि हमको कभी वैल्यू नहीं देगा। तो कहा कि पढ़ना मना है, पढ़ाई कोई नहीं करेगा, सब अनपढ़ हो, खाली जो हमारा आदमी है वही पढ़ेगा, आप कोई नहीं। बाहरी कोई पढ़ा उसको पकड़ के काट दो, जान मार दो, कोई आवाज उठाया उसको सीधे काट दो, कोई सुनवाई नहीं, एकदम सीधे। अगर एक आदमी अकेले आवाज उठा दिया इसके खिलाफ तो सीधे उसको कटवा देता था, डरे सब चुप रहता था कि ना बेकार है, अरे जे तनी मनी जी थी वही कहानी खत्म हो जाती है ना। ये नियम लुईस ओलामा लागू कर दिया, ठीक है। धीरे 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 बढ़ते गया, तो उसमें कुछ व्यक्ति ऐसे थे, अब ध्यान दो, अब क्या घटना घटा। मान लो लुईस ओलामा कुछ व्यक्ति को पढ़ाता था, बताए ना अभी, पढ़ाता था। अब ओकरा से किसी कारणवश लड़ाई हो गया, यही सबसे प्रमुख कारण, लड़ाई हो गया। अब लड़ाई हो गया ना तो ये तो पढ़ा लिखा था ना, एक समझदारी था, तो लड़ाई हो गया ना तो ये क्या किया कि धीरे धीरे, ठीक है, फ्रांस समझ में नहीं आता, ये जमीन तुम्हारा है, खेत तुम्हारा है, मेहनत तुम करो और धन उसको दोगे। राजा तुमको बर्बाद कर रहा है, न तुमको पढ़ने दिख रहा है, न लिखने दे रहा है, न कमाने दे रहा है, न खाने दे रहा है। तुम राजा के खिलाफ सबको एकजुट होकर आवाज उठाओ, तब तुम लोग को कुछ होगा। एक के समझाया, दो के समझाया, ऐसे कर कर करके सब जगह जा जाके समझाता था। राजा से चुप्पे, लुईस ओलामा को पता नहीं था इस बात को, धीरे धीरे सबको समझाना स्टार्ट किया, ठीक है। तो जो कम पढ़े लिखे लोग थे उसका नाम था, जानते हो क्या? बुद्धिजीवी लोग, बुद्धिजीवी लोग। याद रखना, पूछता ही क्वेश्चन, फ्रांस में जो कम पढ़े लिखे लोग थे उसका नाम क्या था? बुद्धिजीवी लोग, ठीक है। तो ये लोग धीरे धीरे फ्रांस के अनपढ़ लोगों को समझाना स्टार्ट किया कि जमीन तुम्हारा खानदानी जमीन है और उस पर ही अपना हिस्सा जो हुए, तुम काहे नहीं अपने हक के लिए लड़ते हो? आगे बढ़ो, तुम्हारी जमीन है तो तुम ही लड़ोगे कि हम जाएंगे मार करने? तुम आगे बढ़ो,
बहुत समझाता था, समझते 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 अब पहले किसान को समझा, फिर समझाने लगा किसको, जिसका बिजनेस था, कि अरे तुम्हारा दुकान है और तुम्हारे दुकान का मालिक कोई और रहेगा, वाह मेहनत करो तुम पैसा ले कोई, वो लोग यानी सबको समझाना स्टार्ट किया, किसको किसको, सबसे सब लोगों को, ठीक है, एक एक लोगों को समझाना स्टार्ट किया, जो बिजनेस कर रहा था उसको, जो शिक्षक थे उनको समझाना स्टार्ट किया कि आप कहानी पढ़ा सकते हैं, आप 4 गो लेकर के लेके पढ़ाइए, इससे लेकर में ज्ञान आएगा तो राजा के कुछ उपाय कर सकेगा, ठीक है। तो क्योंकि अब प्रश्न तुम लोग को उठेगा दिमाग में कि जब इतना बदमाश था लुई सोलहवां तो इसको हटा कर नहीं देता था, जैसे आज प्रधानमंत्री बदमाशी करते हैं तो 5 साल बाद चेंज, चला तोरा वोटे नहीं दे, कहानी खत्म तो है। लेकिन पहले ये नियम नहीं था, पहले नियम था कि अगर इसको हटाना, देखो जो राजा बन गया एक बार, ठीक है, अब उसका खानदानी चलेगा, हम राजा बने तो अगला बार हमारा बेटा हमारा पोता, इस तरह से। अब हमको हटाने के लिए, हम अगर गलती कर रहे हैं तो हमको हटाने के लिए पहले हमको मारना पड़ेगा, या तो मार के हमको भगा दो जैसे, इतना दूर भगा दो कि हम कभी यहाँ आए नहीं, तब भी यहाँ दूसरा राजा बन सकता, नहीं तो नहीं बन सकता। तो लुई सोलहवां के लिए धीरे धीरे सब लोगों में आक्रोश उत्पन्न हो गया है, लोग एकदम बेखौफ हो गए इससे कि नहीं अब इसको हटा देना था, कुछ जितना कुछ हो सके एकदम इसको नहीं रखना, एकदम ही बेकार इंसान है, हर तरह से एकदम लोग इसके पीछे पड़ गया। अब क्या किया, एक साथ अब सब देश का, हम बता दें कि यहाँ पे जितने भी अलग अलग राज्य थे सबके झंडा, तो लोग मिल के कहा कि नहीं झंडा एक बनाओ, तब तो एकता होगा, सब एकजुट होकर लड़ेंगे, तो एक झंडा बन गया, पूरे फ्रांस का झंडा एक। अब क्या किया कि सब कोई मिल के अल्स्टाइन टून के लाया लुई सोलहवां के, सब कोई मिल के लिया के एकदम सीधे आड़े से काट दिया, बीचे बीचे, मूरी अलग और धर अलग, इसको काटा तो काटा, एक जो चपलिसी करता था ओकरो काट दिया धर के, इसकी पत्नी को भी अंत में मार दिया सब मिलके, क्या कि ढेर तुम लोग हमको परेशान किया, अब तुमको रुको हम बताते हैं, काट दिया। तो ये क्या था, फ्रांस की क्रांति था, ये कब हुआ था, 1789 में, ठीक है। अब क्वेश्चन तुमसे पूछेगा फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, तो फ्रांस की क्रांति का प्रमुख कारण क्या था, राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और बौद्धिक व्यवस्था में हो रहे समस्या, नहीं यही ना कारण था, सब में दिक्कत करके कौन रखे हुए था, लुई सोलहवां। तो ये सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तुमको बनेगा, फ्रांस की क्रांति कब हुई, फ्रांस की क्रांति के समय फ्रांस के राजा कौन थे, फ्रांस की क्रांति के समय क्या क्या कारण हुए, जो फ्रांस में कम पढ़े लिखे लोग थे उसको क्या कहते हैं, ये सब तुमको क्वेश्चन बनेगा, ठीक है। अब देखो सेकेंड क्वेश्चन, राष्ट्रवाद का विकास 19वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ था, ठीक है, यहां तक हम पढ़ा दिए थे। मेजनी कौन था इसके बारे में जानो, मेजनी साहित्यकार, जनतांत्रिक विचारों का समर्थन और योग्य सेनापति था, इटली के एकीकरण में इनका प्रमुख भूमिका था। मेजनी ने यंग इटली एवं यंग यूरोप की स्थापना किया था। मेजनी दो चीज, यंग यूरोप और यंग इटली दोनों की संस्था का स्थापना किसने किया था, मेजनी ने। ऑब्जेक्टिव बनता क्वेश्चन था, ध्यान दो, मेजनी ने यंग इटली और यंग यूरोप दोनों की संस्था का क्या किया, स्थापना किया। मेटरनिक युग क्या है, मेटरनिक जो ऑस्ट्रिया का चांसलर था, क्या था, चांसलर, क्वेश्चन बनेगा ऑब्जेक्टिव, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक, क्वेश्चन याद रखना ऑब्जेक्टिव बनेगा, ऑस्ट्रिया का चांसलर कौन था, मेटरनिक, के शासन को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है, ठीक है, यानी मेटरनिक की जो शासन काल था, ठीक है, उसको हम क्या नाम से जानते हैं, मेटरनिक युग के नाम से जानते हैं, ठीक है। वियना सम्मेलन के माध्यम से यूरोप में नेपोलियन युग का अंत और मेटरनिक युग की शुरुआत हुई।
मेटरनिक ने इटली पर अपना प्रभाव जमा कर उसे कई राज्यों में विभक्त कर दिया। किसने? मेटरनिक ने। ठीक है, मेटरनिक ने इटली पर सबसे पहले अपना प्रभाव जमाया और फिर उसके कई राज्यों को अलग अलग भागों में बांट दिया। अब है गैरीवाल्डी के कार्यों की चर्चा करें। तो गैरीवाल्डी जो पेशे से एक नागरिक था, ठीक है, याद रखना गैरीवाल्डी, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, ठीक है। गैरीवाल्डी पेशे से किसान भी दे सकता है आपको या फिर नाविक भी दे सकता है परीक्षा में, याद रखना दोनों में से कोई भी ऑप्शन रहेगा तो आप बांट दीजिएगा। गैरीवाल्डी पेशे से क्या था? किसान या नाविक, नागरिक भी हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। वे सशस्त्र क्रांति द्वारा दक्षिणी इटली के रियासतों के एकीकरण तथा गणतंत्र की स्थापना करने का प्रयास कर रहा था। गैरीवाल्डी ने अपने सैनिकों की मदद से इटली से प्रांत सिसिली तथा नेपल्स पर आक्रमण किए थे। इस प्रकार की कोई गतिविधियों में गैरीवाल्डी शामिल थे और ऐसा बहुत सारा कार्यकलाप हुआ था जिसमें गैरीवाल्डी का अपना हस्तक्षेप था। आज यहीं तक। अगर अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करना, ठीक है। फिर हम इस चैप्टर के बाद अगले चैप्टर में तुम लोग के साथ मिलेंगे। Can anybody out there hear me? Hear me?